Hello guys, this is Pranav Sharma. I have secured AIR 107 in this year's UPSC Civil Services examination. I am here to interact with you all and help you in your preparation of UPSC. If you have any doubts, you can always ask in the chat box. I have opened the live chat, it is available to me. Now I will be first. I will be what will the format of this session that I will start. I will tell about my journey. मैं अपने बारे में पूरा आपको बताऊंगा. जो भी उसके बाद आपके जो डाउट्स होंगे वो आप चैट में जरूर पूछ लीजिए. जी. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. मैंने ये तैयारी 2020 में कोविड के दौरान शुरू की और लगभग 5 साल का मेरा ये पूरे जर्नी रहा और इसमें ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था जिसमें मुझे फाइनली 107वीं रैंक हासिल हुई है और मुझे भारतीय विदेश सेवा मिलने का पूरा संयोग है इस रैंक के ऊपर. तो ठीक है. तो मेरा ऑप्शनल मनप्रीता मैथ्स था और मैथ्स में मेरे इस बार 271 नंबर हैं और उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. बाकी मैं ऑप्शनल पे भी आऊँगा आगे. अभी जो फ्लो है उसको हम कंटिन्यू करते हैं. तो जैसे मैंने बताया ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था. पहले अटैम्प्ट 2021 में मुझे मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था. फिर 2022 में मैंने जो दूसरा अटैम्प्ट दिया उसमें प्रीलिम्स क्लियर हुआ परंतु मेंस क्लियर नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पाया वो भी मैं अभी विस्तार में आपसे चर्चा करूँगा. 2023 में मैंने ब्रेक लिया. 2022 वाला जो मेंस था मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल से दिया था पर उसमें मार्क्स कम रहे तो मैंने ऑप्शनल अपना चेंज किया और मैथ्स लिया और 2024 में फिर मैंने मैथ्स ऑप्शनल से मेंस लिखा है और इस बार मतलब फॉर्चुनेटली मेरी रैंक आई है. तो जो मेरा ऑप्शनल स्विच करने का जो फैसला था उससे हमें एक सीख मिलती है कि जब भी हम अपना ऑप्शनल लें यूपीएससी की तैयारी में तो हमेशा सोच समझ के लें ताकि लंबी जर्नी, क्योंकि ये जर्नी आपकी 2 से 3 साल 4 साल की हो सकती है, तो आप बीच में अपने ऑप्शन को लेके मिस आउट फील ना करें और हमेशा दिल लगा के ऑप्शनल की पढ़ाई कर पाएँ. तो सोशियोलॉजी में मेरे साथ यही इशू हो रहा था कि मैं उसको उतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा था जितना ऑप्शनल की डिमांड होती है. तो इसलिए मैंने फिर मैथ्स लिया और मैथ्स का मेरा बैकग्राउंड भी था कि कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक की थी तो मैथ्स का तो हल्का-फुल्का पहले से नॉलेज थी. गेट का एग्ज़ाम भी मैंने दिया था. जेईई के टाइम पे मैथ्स पढ़ी थी तो इसलिए मैथ्स की तरफ मैं स्विच की. अब हाँ, तो पहले आते हैं प्रीलिम्स की तैयारी पे. तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी देखिए लगभग जनवरी के बीच से आप स्टार्ट करें और फेजेस में तैयारी करें. जैसे पहले 1.5 महीने 2 महीने आप सारे स्टैटिक सोर्सेज निपटाएंगे क्योंकि स्टैटिक के बिना आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते. करंट अफेयर्स के बेसिस पे खाली आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते. आपको प्रीलिम्स निकालने के लिए स्टैटिक का बेस चाहिए. करंट अफेयर एज ऊपर से गार्निशिंग की तरह आएगा और आपका प्रीलिम्स क्लियर करवाएगा. और स्टैटिक के लिए आप बेसिक सोर्सेज जो हर बंदा आके आपको बोलता है, एक सोर्स, हर एक सब्जेक्ट का एक सोर्स आप लेके चलेंगे. ज़्यादा सोर्स आप इकट्ठे करेंगे, आप कलेक्टर बनने से पहले कलेक्टर बन जाएंगे, बुक कलेक्टर बन जाएंगे आप. तो आप हमेशा लिमिटेड सोर्सेज लेके चलें. एक सब्जेक्ट का एक सोर्स. हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, पॉलिटी लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी 11वीं के एनसीईआरटी दोनों भाग 1 भाग 2. ऐसे ही साइंस एंड टेक में आप साइंस एंड टेक की कोई बुक सच अवेलेबल नहीं है हमारे एस्पिरेंट्स के पास, तो आप किसी कोचिंग का मटेरियल उठाइए और साइंस एंड टेक पढ़िए. एनवायरनमेंट में भी आप किसी कोचिंग का मटेरियल उठाइए. जैसे मैंने लेवल अप करके कोचिंग है, संतोष सर हैं, तो संतोष सर का साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट मैंने वहाँ से कवर किया था. इंटरनेशनल मैपिंग, इंडियन मैपिंग के लिए भारत दर्शन करके एक सीरीज़ है अंडरस्टैंड यूपीएससी पे, वो आप ज़रूर देखें. इंटरनेशनल मैपिंग के लिए संतोष सर की यूट्यूब पे वीडियोस फ्री हैं, वो आप देखिए. और
रही बात इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स के लिए आप बिल्कुल बेसिक्स कवर कीजिए और करंट अफेयर्स लेके आइए। जैसे इकोनॉमिक्स के लिए एक मैंने शंकर गणेश करके किताब आती है, बहुत पतली सी 150 पेज की किताब है, बहुत पतली किताब है। वो आप पढ़ेंगे, आपका पूरा इकोनॉमिक्स बेसिक्स आपके रिवाइज हो जाएगा। और उसको आप सप्लीमेंट कर लीजिए, बजट के यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के वीडियोस आते हैं, इस तरह से आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। पहले आप स्टैटिक जितना मजबूत कर लेंगे उतना ही आपके पेपर में स्कोर ज़्यादा आएगा। दूसरी चीज़ जो प्रीलिम्स में ज़रूरी है वो है PYQ पे ध्यान देना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट 2 से 3 बार, तो आप वो स्कोर नहीं ला पाएंगे जिससे आप बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जैसे कट ऑफ लगभग 85 के आसपास जाता है, तो आपको 105, जैसे मेरे नंबर 106 के आसपास दोनों जो प्रीलिम्स में निकले उसमें 106 नंबर मेरे आए हैं। तो 106 नंबर के आसपास मतलब आपको कंफर्टेबल फॉरेस्ट की कट ऑफ की निकालनी है प्रीलिम्स में, तो आपको स्टैटिक अपना कोर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और PYQ आपको 2 से 3 बार करने पड़ेंगे। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए मैंने नहीं खरीदी आज तक किसी की भी। मार्केट में अवेलेबल होते हैं पेपर फोटो कॉपी की दुकान पे। आप वहाँ से किसी भी कोचिंग का टेस्ट उठाइए, घर पे बैठ के खुद से 2 घंटे दे के प्रॉपर उसको सॉल्व कीजिए और सोल्यूशन अवेलेबल है, उसके बाद सोल्यूशन में से चेक कीजिए और जो आपको कमी लग रही है वो अपने नोट्स में ऐड कीजिए। उस टेस्ट पेपर को आप वापस नहीं उठाएंगे, उसको बस आपने एक बार सॉल्व किया, जो आपको कमी लगी वो आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे। एम आई क्लियर? तो ये आपका प्रीलिम्स का पूरा तरीका रहेगा पढ़ने का। पहले रहेगा स्टैटिक बेसिक, जो मेरे को बिल्कुल ऑन द टिप्स होने चाहिए। दूसरा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और तीसरा है आपका टेस्ट, जो आप घर पे बैठ के भी करें कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 घंटे आपको पूरे 2 घंटे देने हैं। हो सकता है कि आपको पेपर ना आता हो और पेपर आधे घंटे में ख़त्म हो जाए, पर आपको 2 घंटे से पहले नहीं उठना है। बिल्कुल शांत माहौल में जैसे असली पेपर में आप बैठेंगे वैसे उस पेपर को दीजिए और घर पे बैठ के कीजिए और मल्टीपल इटरेशंस में पेपर कीजिए। जैसे मेरा जो तरीका था पेपर सॉल्व करने का एग्जामिनेशन हॉल में प्रीलिम्स का, वो ये है कि पहला 1 घंटा मैं मतलब क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 100 तक मैं जाऊँगा और स्कैन करता हुआ, जो क्वेश्चन मेरे को आराम से आता होगा वो मैं वहीं पे मार्क करूँगा, जो नहीं आता होगा उसको मैं गोला लगाऊँगा और ऐसे करते-करते मैं 1 से लेकर 100 पर पहुँच जाऊँगा। फिर जो मैं OMR भरूँगा जो क्वेश्चन मैंने टिक किए थे, और जो क्वेश्चन गोले वाले क्वेश्चन रह गए थे, जो नहीं कर पाया था, जिनमें मैं खाली 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया था या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया था, अब मैं उन पे आऊँगा और अगले 1 घंटे मैं उनको सॉल्व करूँगा। तो ये तरीका आप फॉलो कर सकते हैं प्रीलिम्स। ये आप टेस्ट सीरीज में पहले इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर इसको असली पेपर में जाके कीजिए। अब आते हैं मेंस पे। देखिए, मेंस की तैयारी आपकी प्रीलिम्स के बाद नहीं होगी। मेंस की तैयारी आपकी, अगर आप 2026 का पेपर दे रहे हैं तो मेंस की तैयारी आपकी आज से स्टार्ट होनी चाहिए और दिसंबर तक मेंस के आपके लगभग बड़े-बड़े सब्जेक्ट एटलीस्ट पूरे हो जाने चाहिए। बड़े-बड़े सब्जेक्ट मतलब बिग 4, बिग 5 बोल देते हैं वैसे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एथिक्स। ये आपके एटलीस्ट दिसंबर तक पूरे होने चाहिए। फिर आप प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करेंगे, फिर प्रीलिम्स के बाद आप मेंस स्पेसिफिक तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेंस की तैयारी का जो मेरा फंडा है वो सिंपल है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। मैं वर्किंग प्रोफेशनल था तो मेरे पास समय बहुत कम रहता था, तो मैंने शॉर्ट नोट्स और ऑनलाइन नोट्स बनाए ताकि मैं मेट्रो में जाते हुए या बस में जाते हुए या इवन ऑफिस में अगर आप लंच में बैठे हैं तो आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। मतलब आपको ऐसा ना लगे कि आप घर जाएंगे तभी रिवाइज कर पाएंगे, आप कहीं भी हैं आप नोट्स खोलिए और कोई एक टॉपिक रिवाइज कर लीजिए। तो ये मेंस में आप डिजिटल नोट्स बना सकते हैं। वन नोट ऐप पे मैंने नोट्स बनाए थे। और शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाए। किसी भी सब्जेक्ट पे 250 वर्ड से ज़्यादा का कंटेंट आपके पास नहीं होना चाहिए किसी भी एक चैप्टर पे। जैसे अगर नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो 250 से ज़्यादा वर्ड का आपके पास कंटेंट होगा तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो अपना कम कंटेंट रखिए और उसको याद करके यूज़ करने का ट्राई कीजिए। तो ये तरीका रहता है मेंस का। ये होता है मेंस के नोट्स बनाने का तरीका। दूसरा जो चीज़ होती है मेंस में वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट थे वो ही PYQ आपके मेंस में इंपॉर्टेंट है। मेंस में क्या होगा
आप पीवाईक्यू उठाएंगे, एक खाली शीट लेंगे और उस खाली शीट पे आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि इससे इस क्वेश्चन को पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या क्या डायमेंशन जनरेट हो रही है। जैसे मान लीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आता है, तो आपके दिमाग में आएगा पॉलिटिकली क्या हुआ, सोसाइटी में उस टाइम की क्या सिचुएशन थी, इकोनॉमिकली फ्रांस का क्या हाल था, कोई सडन इवेंट क्या हुआ। ऐसे ही ये तरीका रहता है हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि मैं पॉइंट्स ला पा रहा हूँ या नहीं ला पा रहा हूँ, सोचिए उसको। असली पेपर में जाके ब्रेनस्टॉर्म नहीं करना है, ब्रेनस्टॉर्म होगा घर पे और वहाँ जाके आप सीधा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने काफ़ी की थी और मेरा इस बार मेंस में स्कोर 110 नंबर से बड़ा है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप ब्रेनस्टॉर्मिंग आप ज़रूर कीजिए। खाली शीट लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, जो सब्जेक्ट आप पढ़ लें उसका, और ट्राई कीजिए पेन से कि अ, कैसे आप उस क्या क्या डायमेंशन आप जनरेट कर पा रहे हैं। मेंस के पीवाई को बेस्ट सोल्यूशन आपको खुद बनाने हैं ना राज भाई। बेस्ट सोल्यूशन आपको मार्केट क्यों देगी? और बेस्ट अगर सभी पढ़ जाएंगे मार्केट से लेके, तो एग्जामिनर को तो सारे सेम आंसर दिखने लगेंगे ना। तो आप बनाइए, रेफर कर लीजिए जो कोचिंग वाले देते हैं, उसमें से बस ये रेफर कर लीजिए कि जो मैंने 5 पॉइंट जनरेट में कर पाया था, उन्होंने इसके अलावा 3 पॉइंट क्या दिए हैं। बस ये होता है आपका वैल्यू एडिशन। ठीक है। स्टार्टिंग वाली मैं बात कर लूँगा। एंशियंट हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी, भैया देखो इस टाइम ओल्ड एनसीईआरटी दे आर 3 एनसीईआरटीज करंटली। अभी गवर्नमेंट ने पिछले साल नई एनसीईआरटी निकाली है, तो अब ओल्ड और न्यू, तो अब 3 तरह की एनसीईआरटीज हो गई हैं। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप क्या कीजिए, जो पुराना सोर्स है दैट इज़ इनफ, आर एस शर्मा, दैट इज़ इनफ फॉर प्रीलिम्स। उसके अलावा पी वाई क्यू आपको करके जाने पड़ेंगे, तो पी वाई क्यू पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और पी वाई क्यू से अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए और टेस्ट सीरीज से अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। ये आपकी एंशियंट हिस्ट्री की तैयारी रहनी चाहिए। वैसे भी एंशियंट हिस्ट्री से ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, तो आप पी वाई क्यू की अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप उसमें से 80 70 80% को कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब सही करने में। अब हम आते हैं, हाँ मेंस में। चलो एस सी की मैं बात कर लेता हूँ अभी। रुचि ने पूछे एसए के लिए क्या तरीका रहता है कि आज फिलोसॉफिकल एसए जो होते हैं उसमें आपको डायमेंशंस मतलब जितनी डायमेंशन आप निकाल पाए उतनी डायमेंशन उस एसए में निकालनी है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2022 में एक एसए आया था, अ शिप इन अ हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट इट इज मेड फॉर। मतलब एक जो नाव है वो हार्बर पे, बंदरगाह पे खड़ी है, वो सेफ है, पर उसका जो उस मतलब जो बनाई गई थी शिप, उसका पर्पस बंदरगाह पे खड़ा होना नहीं, समुद्र में चलना था। तो इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है, भाई क्वेश्चन इतना सही है। तो अब इस क्वेश्चन को आपने खोलना है अलग अलग। मैं एक तरीका बताता हूँ। जैसे पहला एक लेवल होता है इस टॉपिक को खोलने का कि आप इंडिविजुअल लेवल पे लें, फिर आप सोसाइटी लेवल पे लें, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल लेवल। तो इंडिविजुअल के लिए शिप क्या हो सकती है, मैं खुद हो सकता हूँ शिप। मेरे लिए बंदरगाह क्या हो सकता है, मेरा मेरी सोशल सेटिंग हो सकती है, इकोनॉमिक सेटिंग हो सकती है, मेरा मैं कहीं दूर दराज गांव के इलाके से आता हूँ, तो वो मेरा एक तरह से कंफर्ट स्पेस बन गया है। मैं उससे बाहर नहीं जाना चाहता, मैं कोई नया चैलेंज नहीं लेना चाहता, तो ये मेरे लिए ओपन सी है। क्यों नहीं लेना चाहता, क्यों ये शिप समुद्र में नहीं जाना चाह रही है? क्योंकि हो सकता है कि मन में डर हो, जो कि होता भी है, नई जगह का, नई चीज़ एक्सप्लोर करने का डर होता है, गाइडेंस अवेलेबल ना हो, ये भी होता है। दूसरा ये हो सकता है कि अवेलेबल ही ना हो, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ही ना अवेलेबल हो आपके पास, वो बंदरगाह से बाहर निकलने के लिए, ओपन सी में जाने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो। तो ये आपको इंडिविजुअल लेवल पे लाना है। फिर आप इंडिविजुअल शिप को ओशन तक कैसे लेके जाएंगे, तो आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, एजुकेशन का, हेल्थ का। आप
रोल मॉडल क्रिएट कीजिए ताकि और लोग उस सोसाइटी से निकल के आए, जैसे बी आर अम्बेडकर दलित सोसाइटी से निकल के आए, फिर और दलित लोगों को मोटिवेट किया, तो और जो शिप्स थी वो ओपन सी में जा पाई। फिर ऐसे हम सोसाइटी लेवल पे आते हैं। सोसाइटी के लिए हार्बर क्या हो सकता है कि मैं कास्ट लॉज में बिलीव करता रहूँ, मैं रिलीजियस पोलराइजेशन में बिलीव करता रहूँ। और ओपन सी क्या हो सकता है कि सबको वसुधैव कुटुंबकम इज ओपन सी। तो सोसाइटी कैसे जाएगी, उसकी तरफ रिफॉर्मर चाहिए, हमें लॉ के थ्रू हमें एक चेंज लाना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं आपको ऐसे का आंसर नहीं, मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का तरीका बता रहा हूँ कि हम कैसे किसी फिलोसॉफिकल टॉपिक को हम किस लेवल पे जोड़ सकते हैं। किसी कंट्री के लिए हार्बर क्या हो सकता है कि वो इकोनॉमिक चेंजेस नहीं ला पा रही है बड़े लेवल पे, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे। जैसे हम एलपीजी के रिफॉर्म्स लाए 1992 के अंदर, बहुत लोग उस टाइम पे उसको अपोज भी कर रहे थे, पर स्टिल लेट श्री मनमोहन सिंह जी के अंडर में हमने वो स्टेप्स लिए और वहाँ से इंडिया इकोनॉमी 8 से 9 गुना आज हो गई है पिछले 30-32 सालों में। तो वो शिप को ओशन में जाना ही पड़ेगा अगर उसको नए एक्सपीरियंसेस लेने। तो ये ऐसे का ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका मैं आपको बताया, आप ऐसे इसको यूज़ कीजिए। किसी भी टॉपिक पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, तो ये एक तरीका है। हिस्ट्री वाइज आप चल सकते हैं कि पास्ट में क्या सिचुएशन थी, फिर मुगल्स के अंदर क्या सिचुएशन आई, फिर ब्रिटिशर्स के अंडर, फिर करंटली क्या सिचुएशन है। तो हर टॉपिक पे अलग अलग तरीके से आप खोज सकते हैं, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, पेस्टल जो मार्केट में चलता है, टेक्नोलॉजिकली। तो ये सब तरीका आपका रहेगा। GS1, GS2, GS3, GS4 में अब ये डिस्कस कर लेता हूँ। GS1 का तरीका रहेगा जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। GS1 लगभग उसी से सॉल्व होगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपने जो प्रीलिम्स के नोट्स बनाए हैं वो लेंगे और PYQ पे ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। ये है मॉडर्न हिस्ट्री का स्ट्रेटेजी। ज्योग्राफी में आप बेसिक NCERTs 11वीं की दोनों पार्ट्स पढ़ेंगे और PYQ उठा के देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और क्या मैं आंसर कर पा रहा हूँ। अगर आप आंसर कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके आप नोट्स बना के अपने नोट्स में ऐड करेंगे। सोसाइटी में आप किसी कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं। मैंने ओनली IAS का मटेरियल पढ़ा था, तो इट इज़ गुड, फ्रीली अवेलेबल है। इंडियन सोसाइटी का मटेरियल आप वहाँ से पढ़िए, शॉर्ट नोट्स निकालिए और PYQ उसके कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप अगेन ओनली IAS का मटेरियल उठाइए, उसके शॉर्ट नोट्स निकालें। वर्ल्ड हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा उस पर समय ना दें। मेन थीम्स अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, चाइनीज़ रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, इन पे आप ध्यान दीजिए और इनसे आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। इनसे PYQ ट्राई कीजिए लिखने का। तो ये तरीका रहेगा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का। GS2 पे आते हैं। GS2 और GS3 के लिए मैंने लेवल अप संतोष सर के नोट्स के थ्रू पढ़ाई की थी। उनके शॉर्ट नोट्स, अब उनके जो नोट्स थे उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे डिजिटली और उन्हीं को बार बार रिवाइज किया था। तो ये GS2 GS3 की स्ट्रेटेजी थी। GS4 अगेन मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। फोरम IAS की एक रेड बुक आती थी पहले, अभी आइडिया नहीं है अभी आती है नहीं, काफ़ी 2-3 साल पहले मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसी रेड बुक के। बाकी उसके अलावा एथिक्स में GS4 में आप जितने आंसर लिखेंगे उतने आपके स्कोर में दिखेगा आपको। अगर आप घर से 120 आंसर लिख के जाएंगे तो आपके 120 नंबर आएंगे, एज सिंपल एज दैट। एक क्वेश्चन लिखेंगे 1 मार्क्स बढ़ेगा एथिक्स में। अब ऐसे करके आप ट्राई देखिए कितने क्वेश्चन आप घर से लिख के जाएंगे। तो ऐसा चैलेंज इसको एक्सेप्ट कीजिए और सारे PYQ लिख डालिए। उसके 200-250 PYQ अवेलेबल होंगे, इतनी ही लगभग आपके पास 6x12 के आसपास बात, मतलब 100 के आसपास केस स्टडी हैं। आप लिखिए। ऑप्शनल पे मैं भी आ रहा हूँ, नेक्स्ट इज आई एम कमिंग टू ऑप्शनल ओनली। तो GS4 की स्ट्रेटेजी रहती है, शॉर्ट नोट्स निकालिए, PYQ कीजिए, फिर PYQ अगर नहीं हो रहा है तो फिर शॉर्ट नोट्स पे आइए। तो ये GS4 का आइटरेटिव चीज़ रहती है। पहले शॉर्ट नोट्स पढ़े, आंसर लिखने की कोशिश की, आंसर नहीं हुए, शॉर्ट नोट्स में ऐड किया, फिर आंसर लिखे। तो ये साइकिल चलती है, 1 महीने के आसपास की ये साइकिल GS4 में चलेगी। केस स्टडी के लिए विजन वगैरह के केस स्टडी का मटेरियल आता है, उसको लीजिए, उससे ट्राई कीजिए। किसी टॉपर की यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे प्रीवियस ईयर टॉपर्स ने आके यूट्यूब पे 6 केस स्टडीज़ वगैरह सॉल्व करके आपको दिखाया अच्छे से काफ़ी कि कैसे केस स्टडी को अप्रोच करना है। तो उससे एक बार अप्रोच सीख लीजिए,
एक बार आपको औजार चलाना आ गया, फिर उस औजार चलाने की प्रैक्टिस घर पे कीजिए। तो ये तरीका रहेगा आपका केस स्टडी सॉल्व करने का।